हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों, आज एक और जबरदस्त वन शॉट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यार, बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली देखो, देखते ही देखते हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर वेक्टर अलजेब्रा के वन शॉट पर देखो आराम से अब पहुंच चुके हैं। इसलिए कहते हैं बेटा कॉन्टिन्यूसली अगर आप स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग करोगे रोज डेली थोड़ा थोड़ा सा, तो आपका एक टाइम आने पे आपका सब कुछ अच्छी तरीके से खत्म हो जाता है। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 अभी तक आप खत्म कर चुके हो बेटा। और महीना चल रहा है अगस्त का। आप जब लास्ट सितंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब के माध्यम से खत्म कर सकते थे, अगर आप मतलब ये समझ लो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ में पूरे सेशंस को अगर आप लोग फॉलो करते तो आ जाओ जल्दी से फटाफट एक बार को देखते हैं कि आखिरकार हमारा सिलेबस क्या क्या है बेटा। आपका सिलेबस जो है इसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन एंड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, टाइप ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसके अलावा अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड या सेंट्रॉइड वगैरह के बारे में जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो इसका जो सबसे फाइनल है बेटा, उसमें मेनली स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आपके पेपर में मेनली यहाँ से कम 4 से 5 नंबर के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं, और सीवीटी में बेटा इस सेगमेंट से लगभग 15 से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आ जाओ जल्दी से अब शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे मेन चीज है सर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भैया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? क्लास 9 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती है बाबू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी होती है सर वेक्टर क्वांटिटीज। अब यार स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं, मुझे जरा बचपन याद करके बताओ। स्केलर क्वांटिटी बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका टाइम हो गया, टाइम में कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। जैसे डिस्टेंस हो गया, है ना, जैसे वर्क हो गया, तो ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल थिंग्स आर द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें बेटा मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ डायरेक्शन दोनों है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसके अलावा फोर्स हो गया बेटा, मोमेंटम हो गया, ठीक है। इसके अलावा टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो ये दीज ऑल थिंग्स आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब बेटा इस चैप्टर में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं? मेनली वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में A to Z सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। तो अब यहां पर अब आगे मूव ऑन करते हैं सर। सबसे पहली बात यह है कि सर आखिरकार पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जरा समझना बेटा, यहां से अब गहराई से समझने की जरूरत है। देखो पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर की जो पोजीशन है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर मैं आपको बचपन से याद दिलाऊं, जैसे आप लोग 2D ज्योमेट्री में पढ़ते थे, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट है x, वाई, आप x, वाई को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यानी कि कोई भी क्वांटिटी x डायरेक्शन में एक्स आई कैप जा रही है और इस डायरेक्शन में वाई जे कैप जा रही है, तो इसका जो लोकेशन है, इसका जो पोजीशन है, ये क्या हो गया सर? एक्स आई कैप वाई जे कैप हो गया। सेम इसी तरीके से बेटा अगर हम 3D में देखते हैं, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लो 3D में कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन हम कैसे लिखेंगे सर? एक्स आई कैप वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से लिखेंगे। तो कुल मिला के इसको लिखने का जो तरीका है बेटा, हम करते क्या है सर? ओरिजिन से इसको मिला देंगे। तो ओरिजिन इज द ओ, दिस वन इज द पी, यानी ओपी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे सर? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का। अगर हमें पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है, हमेशा पहली बात तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा बेटा किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में ही होता है। अगर कहीं पर कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं दिया गया, यू हैव टू टेक द ओरिजिन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर कहीं पर आपको रेफरेंस पॉइंट दिया गया है, जैसे मान लो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ए के, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? ए बी वेक्टर लिखोगे। तो ए बी वेक्टर क्या होता है बाबू? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर होता है, ठीक।
और अगर इसी का उल्टा अगर मैं बी ए वेक्टर लिखता हूं तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बेटा आपको अच्छी तरीके से आनी जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें फटाफट आगे। नेक्स्ट इज द बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो हमारे पास यहां पर ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर है भैया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बेटा अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहां से हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली रूट अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो मैग्नीट्यूड अगर कभी भी आपसे पूछा जाए डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं भैया टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेटा वेक्टर कई सारे टाइप के होते हैं, इसमें वन बाय वन एक एक वेक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि सर इक्वल वेक्टर हम किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर, कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? देखो बेटा दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हमारे पास a इज इक्वल्स टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप लिखा हुआ है और b वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप लिखा है। अगर a और b दोनों इक्वल हैं, इफ a इज इक्वल्स टू b, तो यहां से क्या होना चाहिए बाबू, a1 इज इक्वल्स टू a2, b1 इज इक्वल्स टू b2, c1 इज इक्वल्स टू c2 होना चाहिए। यानी कि ये तीनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। यानी कि आप यहां से ये भी समझ सकते हैं कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब सर ये दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो अगर दिस वन इज द ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर, ए इज इक्वल्स टू बी ओनली इफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ शुड बी इक्वल। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? तो दोनों क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे चलता है, जीरो या नल वेक्टर। बेटा जीरो या नल वेक्टर किसे कहते हैं? अगर कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए सर? जीरो हो जाए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे बाबू? नल वेक्टर बोलेंगे। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर किसी भी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट, किसी भी वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम है तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? जैसे मान लो अगर हमारे पास दिस वन इज द ए वेक्टर, तो बेटा ए वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, यही क्या हो जाएगा भैया? इसी को हम क्या बोल देंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि इसका नाम क्या है बाबू? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है कि सर इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए सर? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा सर? 1 होगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो कभी भी आपको यूनिट वेक्टर along the a वेक्टर ऑफ लैम्डा मैग्नीट्यूड, अगर कभी आपको ये चीज निकालनी हो कि लैम्डा मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर, तो आप करोगे क्या? लैम्डा इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बेटा मॉड ए वेक्टर कर दोगे। ठीक, मतलब सबसे पहला काम यूनिट वेक्टर निकाल के उसके बाद क्या करो? लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तरीका होता है बेटा करने का। नेक्स्ट इज द कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ठीक है, और दिस वन इज द ए वेक्टर, दिस वन इज द बेटा बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर को कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर तब बोलते हैं जब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर हो जाए और सर यहाँ पर लैम्डा क्या हो भैया? रियल नंबर हो। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे सर? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अब आप यहाँ पर खुद ही सोचो, अगर मान लो मैं यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप लेता हूँ और b वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप लेता हूँ। ठीक, अब बेटा अगर मैं यहाँ से a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द b वेक्टर करता हूँ तो क्या होगा? तो a वेक्टर हो गया a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, और b वेक्टर क्या है सर?
A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप। ठीक, तो यार यहां से देखो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा A2। सेम इसी तरीके से B1 इज इक्वल टू लैम्डा B2 हो गया, C1 इज इक्वल टू बेटा लैम्डा C2 हो गया। तो अगर सर हम यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू देखो हो गया A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर किसी भी दो वेक्टर में सर कॉफिशिएंट का रेशियो अगर सेम आ जाए तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे या पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। नेक्स्ट इज द बेटा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर हम किसे बोलते हैं, अगर मान लो हमारे पास कई सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे सर, कोप्लेनर बोलेंगे। ये सारे के सारे वेक्टर क्या हैं बाबू, कोप्लेनर वेक्टर हैं। ठीक, दीज ऑल वेक्टर्स आर द कोप्लेनर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी डी, है ना, ई एफ जी, तो ये सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं। नेक्स्ट बेटा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे बोलते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझो, हमारे पास कोई भी अगर वेक्टर है तो इस वेक्टर का जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं बाबू इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर, तो को इनिशियल वेक्टर किसे बोलेंगे, अगर ये सारे के सारे वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है ये क्या हो सर, सेम हो। ये देखो हर वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे सर, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर, एक बार देख लो फटाफट, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे सर, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले फंडे पे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बेटा दो वेक्टर अगर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कहने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड बेटा सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बस रिवर्स होनी चाहिए। समझ रहे हो, जैसे अगर दिस वन इज द ए वेक्टर, अगर ये बी वेक्टर है ना, या आप ऐसा कह सकते हो दिस वन इज द माइनस ए वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन रिवर्स है। तो आप यहां पर लिख सकते हो मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड बट रिवर्स डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे सर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं भैया अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर। बेटा अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर में ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी, सीधी सीधी बात आपको ये ध्यान में रखना, अगर हमारे पास जैसे मान लो कहीं पर ए वेक्टर इज इक्वल टू A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप लिखा हुआ है और बी वेक्टर इज इक्वल टू A2i कैप प्लस B2j कैप प्लस C2k कैप लिखा हुआ है, तो अगर हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करते हैं, तो a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा कॉफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, A1 प्लस A2i कैप, B1 प्लस B2j कैप, C1 प्लस C2k कैप, हम इस तरीके से लिख देंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो हर जगह पर बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दिस इज द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर में, कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं, बस आप इतनी सी बात ध्यान में रख लो, बहुत है। अब देखो इसमें ना एडिशन दो टाइप का होता है, ट्रायंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। बेटा उसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ पीएचडी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो कभी भी आपसे पेपर में पूछा नहीं जाता कि ट्रायंगुलर रूल क्या है, पैरेललोग्राम रूल क्या है, इस तरीके से बताओ। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस आपको उन्हीं को समझा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें बेटा बताने का कोई मतलब है नहीं, देखो है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर में जैसे हमारे पास होगा क्या, हमारे पास बेटा ये दो वेक्टर्स आपको मालूम रहेंगे, एक वेक्टर ये रहेगा और दूसरा वाला वेक्टर ये रहेगा। ठीक है, ये दोनों फ्री वेक्टर हैं, दिस वन इज द ए वेक्टर, ये हो गया सर बी वेक्टर, दोनों बेटा फ्री वेक्टर है। अब फ्री वेक्टर किसे कहते हैं, फ्री वेक्टर ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनको हम पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दियर डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। तो अब ट्रायंगुलर रूल क्या कहता है कि सर आप एक काम करो, जैसे ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, और दूसरा वाला वेक्टर यहां से उठा लो, इसको लाके इसके सर के ऊपर रख दो। ठीक, यानी ये हो गया सर ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर। ट्रायंगुलर रूल ये कहता है भैया जो इनका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, यानी ए प्लस बी वेक्टर।
ए प्लस बी क्या होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दोगे, तो दिस इज द ए प्लस बी। अब बेटा इसी चीज को अगर मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊं तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वाला वेक्टर आप ये वाला उठा लो, ठीक। अब यहां पर एक के हेड से दूसरे के टेल को मत मिलाओ, अब यहां पर ये दोनों का ना टेल से टेल मिलाओ। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों का टेल से टेल मिला रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड करना है, दिस वन इज द ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहां पर अगर बेटा ये ए वेक्टर है तो आप इसको उठा के यहां भी रख सकते हो, हाँ या ना। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास यहां पर ये वाला वेक्टर देखो बी वेक्टर है तो आप इसको उठा के यहां पर भी रख सकते हो, क्लियर। तो ए बी और ये सेम इसी तरीके से ये भी हो गया ए बी। तो भैया यहां से हमारे पास ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इज द दिस वन, है ना। तो दिस वन इज द ए बी और ये क्या आ गया सर हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज द बेटा ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी वेक्टर, ठीक है, क्लियर। देख लो एक बार। तो दो तरीके से बेटा वेक्टर एडिशन होता है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं सर, इस रूल को बाबू हम कहते हैं ट्रायंगुलर रूल, क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा होता है, वेक्टर दोनों में ऐड हो रहे हैं। तो दिस इज द ट्रायंगुलर रूल एंड दिस वन इज द पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। वेक्टर एडिशन दोनों में ही हो रहा है, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, एक के हेड से दूसरे का टेल मिला रहा है, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ई एस आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का टेल से टेल मिला रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, इनके बीच से जा रहा है, ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर, बेटा हमने देख ही लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर एडिशन देख लेते हैं कुछ एक प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात तो ये है कि सर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, यानी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा है तो ए और ए इसको काट सकते हो, बी इज इक्वल टू सी होता है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, अगर बेटा के प्लस एम इंटू ए वेक्टर लिखा है तो यहाँ से के ए वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर आप लिख सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये सब बहुत ही बेसिक बातें, ठीक। नेक्स्ट आता है भैया कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अगर मान लो हमारे पास तीन वेक्टर, तीन एक्सिस इस तरीके की हैं, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और बेटा ये कोऑर्डिनेट हो गया सर 0 0 0, ठीक। भैया आई कैप क्या होता है, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, के कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, आई जे के, ठीक। तो यहां पर आप इसको बना के लिख लो, आई कैप क्या है, अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सेम इसी तरीके से जे वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के वेक्टर क्या है सर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो यहां से आप देख सकते हो मॉड आई इज इक्वल्स टू मॉड जे इज इक्वल्स टू मॉड के इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से बेटा यहां से हम मॉड आई, मॉड जे, मॉड के की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं सर, 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें बेटा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कभी भी अगर मैं दो वेक्टर के बीच का दो पॉइंट के बीच का निकालना है, लेट्स से दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी, है ना। ए का पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बेटा अगर बी वेक्टर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, मॉड ए बी वेक्टर हो जाएगा। अब मॉड ए बी का मतलब क्या हो जाएगा सर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है माइनस का ए वेक्टर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला कंसेप्ट है बाबू सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बेटा मेनली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंटरनल डिवीजन, आप बस डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक। दिस इज द इंटरनल डिवीजन। अगला फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, बस यहां पर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा सर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तीसरा है बाबू मिड पॉइंट फार्मूला।
मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा नेक्स्ट इज द हाउ टू फाइंड अननोन रेशियो। हाउ टू फाइंड अननोन रेशियो। अननोन रेशियो को कैसे फाइंड आउट करता है? देखो अननोन रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका बेटा तरीका आई थिंक आप लोगों को याद आ रहा होगा। सबसे पहला काम, लैम्डा को मान लो कि m बाई एन है। यहाँ पर m और n बेटा कैसे होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा काम आप क्या करोगे? इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करो, है ना, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाओ। तीसरा काम, अगर लैम्डा पॉजिटिव आता है तो आप क्या बोलोगे? इंटरनल डिवीजन। लैम्डा नेगेटिव आता है तो आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल डिवीजन। लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 आता है तो आप क्या बोलोगे? मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो ये मेनली आपको ये हाउ टू फाइंड अननोन रेशियो ध्यान में रखना है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो आप ये बोलोगे कि जो सी पॉइंट होगा हमारा वो m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो आप ये बोलोगे जो सी पॉइंट है वो m/n रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो आप क्या बोलोगे सर? सी विल बी द मिड पॉइंट बेटा। तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। चलो, वेल एंड गुड है। नेक्स्ट इज द बेटा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड याद आ रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का हम सर सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? ए बी सी, अगर ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर? कैपिटल जी से। और बेटा सेंट्रॉइड होता क्या है सर? सेंट्रॉइड होता है जी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। यही हमारा क्या है सर? दिस इज द हमारा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर? देख लो बेटा फटाफट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब इसमें। तो बेटा ये हमारा पहला पड़ाव था। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको रिकॉल करा दिए हैं। बाकी इसके जो क्वेश्चंस है बेटा वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लाइव क्लास में। अब यहाँ पर जरा देखते हैं अब इसके बाद हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट कवर करेंगे या डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं बाबू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, कि सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर सर ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनके बीच का सर अगर एंगल हमारे पास थीटा है तो सबसे पहली बात, जो ए डॉट बी होता है ये होता क्या है? ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। भैया यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है सर? 0 से लेके पाई के बीच में होता है। ठीक है, थीटा 0 से लेके पाई के बीच में बेटा हमेशा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है ए डॉट बी क्या होगा सर? ए डॉट बी स्केलर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि मॉड ए स्केलर है, मॉड बी स्केलर है, कॉस थीटा स्केलर है, तो ये कैसा होगा सर? स्केलर होगा। ठीक, ये हो गई सर पहली बात। दूसरी बात, अगर सर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालता हूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। और यहाँ पर थीटा क्या है सर? 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो यार कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो सर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, अगर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो भैया ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो कहीं पर दो सेम वेक्टर है, ए क्रॉस है, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हो बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, अगर थीटा 0 है तो अगर ए क्रॉस ए लेंगे तो मॉड ए इंटू मॉड ए, यानी कि मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, कभी भी जैसे मान लो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के, ये क्या हो जाएगा? मॉड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड जे स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 7th नंबर, अगर मान लो बेटा आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के इज इक्वल्स टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में एंगल क्या होगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा। इन सब के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इस वजह से ये सब क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। क्लियर?
सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 8th नंबर, अगर कभी मान लो a इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, और भैया b वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप है, तो बेटा अगर आपको a डॉट b निकालना है तो क्या हो जाएगा सर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेटा हाईली इंपॉर्टेंट है, सभी मेरे बच्चे इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट ओरली बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर आता है अगला फॉर्मूला, आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, ठीक। बेटा डॉट प्रोडक्ट के दो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। सबसे पहला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर कहीं पर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो भैया यहाँ पर ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है सर, 0 होता है। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। और इसका उल्टा भी खैर ट्रू होता है, अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा होता है बेटा प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। ध्यान रखना, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको पहले लिखते हैं, जिस पर निकालना है इसका यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, यानी मॉड बी। सेम इसी तरीके से अगर हमें कभी लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर, तो यहां पर किसका प्रोजेक्शन निकालना है, बी वेक्टर का, तो बी वेक्टर को पहले लिखेंगे ऑन द ए वेक्टर, तो डॉट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। बेटा ये सारे फॉर्मूलाज हाईली इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्मूले को आप मिस मत करना किसी भी कीमत पे, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको प्रोजेक्शन निकालना है तो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, तो आप लोग समझ लो। जैसे मान लो अगर हमारे पास दिस वन इज द ए वेक्टर एंड दिस वन इज द बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इन दोनों के बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। और यार इसी के जस्ट ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा सर, माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच का एंगल सर थीटा है, तो एक एक बात लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होता है सर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर थीटा बेटा ऑब्वियस सी बात है सर 0 से लेके पाई के बीच में होगा। एन कैप क्या है सर, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो ये ऑब्वियस सी बात है यूनिट वेक्टर है, तो मॉड एन कैप क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहां से एक चीज और आप सोचो कि एन कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए और बी, तो ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये एक वेक्टर है बेटा जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी कि अगर मैं यहां से एन कैप को लिखना चाहूं तो मैं एन कैप को ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अगला फॉर्मूला, अब बेटा एक एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है सर, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अगर हम दोनों साइड मॉड ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी मॉड साइन थीटा मॉड एन कैप। तो मॉड एन कैप तो 1 हो जाएगा, है ना, और मॉड साइन थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा 0 से लेके पाई के बीच में, तो साइन थीटा पॉजिटिव, तो मॉड साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आ जाएगा। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड नंबर फार्मूला आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट यार थर्ड नंबर से बेटा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी आ जाएगा। ये फॉर्मूला साइन थीटा के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा साइन थीटा की वैल्यू। तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। आगे चलते हैं भैया फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला। थोड़ा सा आज बेटा हाथ ना एकदम चढ़ा हुआ है तो मैं ज़्यादा हाथ ऊपर कर नहीं पा रहा हूँ,
यहां पर देखो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो सर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर बेटा हम ए क्रॉस ए लेते हैं, ऑब्वियस ही बात है दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0। अगर ए क्रॉस ए 0 है तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, 7वें नंबर का फॉर्मूला। हमेशा आपको एक साइक्लिक रूल याद रखना है, ठीक है। साइक्लिक रूल किस तरीके से, दिस वन इज द आई जे और ये हो गया बाबू के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा सर, के हो जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, ठीक, के क्रॉस आई ये हो जाएगा सर जे कैप। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो वैल्यू प्लस होती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। अगर उल्टा चले यानी जे क्रॉस आई तो ये हो जाएगा माइनस के, इसका उल्टा चले के क्रॉस जे इज इक्वल्स टू माइनस आई, और इसका उल्टा अगर हम चले आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस का जे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल बेटा सभी मेरे बच्चे जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल अच्छा खासा आता है। नेक्स्ट यार 8th नंबर का फॉर्मूला, अगर हमारे पास मान लो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 आई कैप, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा बेटा, c1 के कैप है, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप है, तो सर यहाँ से a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया सर, ए क्रॉस बी का। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बेटा इतने सारे फॉर्मूलाज आपको आपके माइंड में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भैया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डायरेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे जब हम लोग मंडे को इसका जो डाउट क्लास है वो करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट का मेनली बेटा 3 ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो सर थीटा बराबर 0, थीटा 0 तो साइन थीटा 0, साइन थीटा 0 तो सर ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। यानी कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो सर यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल तो सर ए क्रॉस बी बराबर 0, और अगर ए क्रॉस बी बराबर 0 तो दो वेक्टर पैरेलल, मतलब ये 2 साइडेड ट्रू होगा। ठीक है, अगला है बेटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है जिसकी 2 एडजेसेंट साइड से बेटा आपको मालूम है, मान लो ये हो गया सर ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर, तो सर ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया बेटा हम फाइंड आउट करते हैं, ये एरिया होता है बाबू 1/2 मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटा, ए और बी कैसे हैं सर, दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ए एंड बी ये दोनों कैसे साइड है, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब ये है सर बगल बगल वाले साइड है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यानी कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम का कोई भी 2 एडजेसेंट साइड मालूम है तो ऐसे पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ये होता है मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे जरूर ध्यान रखना बेटा। अब पता है इन्हीं के हम डबल फॉर्मूलाज भी बना लेते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमारे को ये डायगोनल वेक्टर्स अगर मालूम है, लेट्स से कई सवालों में आपको डायगोनल वेक्टर्स भी दिया जा सकता है। मान लो ये d1 वेक्टर दिया गया है और ये d2 वेक्टर दिया गया है, तो अगर डायगोनल वेक्टर दिया गया है तो तुम एरिया क्या लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 d1 क्रॉस d2 वेक्टर। ठीक, तो अगर डायगोनल दिया गया है तो 1/2 लगा दोगे, और अगर एडजेसेंट साइड दिया गया है तो इसमें बेटा 1/2 नहीं लगेगा। सेम इसी तरीके से एरिया ऑफ द ट्रायंगल में, जैसे यहां पर देखो ए बी वेक्टर आपको दिया गया है, लेकिन अगर मान लो यही सारे वर्टेक्स अगर आपको दिए गए हैं पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर, तो ऐसे केसेज में अगर आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हो, यहां पर ये वर्टेक्स लिखे हुए हैं, तो ये होता है 1/2 मॉड
P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R प्लस R क्रॉस Q, ठीक है। तो यहां से बेटा एरिया हमारे पास क्या आता है सर, एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज द दिस वन, ठीक है। तो मेनली एरिया ऑफ द ट्रायंगल का दो फॉर्मूला है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का दो फॉर्मूला है। तो बेटा मेनली ये दो फॉर्मूलाज इनके आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। बेटा सबसे लास्ट और इस पर बेस्ड एक आधा सवाल जरूर आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहली बात आप यहीं से देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यार अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास देखो एक फॉर्मूला निकल के आया है कि सर ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेटा निकल के आया, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा रिलेशन आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करो आप, ठीक है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी आ जाएगा। यानी कि सर यहां से tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक। तो ये बेटा एंगल का फॉर्मूला आपको तब लगाना होता है अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दिया गया है। तो ऐसे केसेज में आप क्या लगाओगे, ऐसे केसेज में आप tan थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आराम से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बेटा कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको समस्या है, आप मुझे इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, जो भी अगर कोई दिक्कत है तो। आप में से कोई भी बच्चा बेटा अगर मुझसे पर्सनली कंप्लीट सिलेबस अगर डिटेल में आप लोग कवर करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पर यूट्यूब पर आना है बेटा। अगर आप मान लो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना चाहते हो तो आप CVT अड्डा पर आओगे, तो CVT अड्डा पर बेटा आप लोग देख सकते हैं सारे हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग चलाते हैं। सब कुछ आपको CVT के बारे में यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर जाओगे तो आप देख सकते हो कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स की प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। हर एक सब्जेक्ट का बेटा सिमिलरली आपको दिख जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि सर मुझे पर्सनली आपसे पढ़ना है तो बेटा उसके लिए आपको अड्डा 24/7 का कोई भी कोर्स आप आराम से एनरोल कर लो, आराम से उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, CVT UG PG एंट्रेंस एग्जाम महापैक में आप जाना। महापैक में आप यहाँ से देख सकते हो साइंस का महापैक यहाँ पर दिया गया है। इसकी प्राइसिंग ये जो बहुत ज़्यादा दिख रही है, आप इसको और ज़्यादा कम कर सकते हो यूजिंग डिस्काउंट कोड Y457। जैसे ही बेटा आप Y457 आप ये कोड लगाओगे, आप ये देख सकते हो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट 80% का आपको मिल रहा है। यानी ये बैच आपका नियर अबाउट लगभग 10,500 के करीब पड़ जाएगा। बेटा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस बैच में आपको सब कुछ मिल रहा है। ये जो 10,500 प्राइसिंग है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके किसी एक सिंगल क्लास के नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास है। मतलब जितने सब्जेक्ट आपके होते हैं जैसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं जीटी के 3 सब्जेक्ट हैं, क्वांट, रीजनिंग और इसके अलावा करंट अफेयर, सब कुछ है बेटा इसमें। इसके अलावा लगभग 8 सब्जेक्ट की इसमें बुक भी है, आपके घर पर भेजी जाएगी। 8 सब्जेक्ट के 30-30 मॉक टेस्ट हैं, मतलब टोटल 240 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। हर मॉक के बेटा डिटेल्ड सोल्यूशन है, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसमें आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, सब कुछ है बेटा। इसमें कुछ भी आपको दोबारा एनरोल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसमें क्रैश कोर्स वगैरह के वीडियोज, इसमें डिटेल प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। तो आपको कहीं भी भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब भी आप लोग एनरोल करना, आप इसमें Y457 डिस्काउंट कोड यूज करोगे, आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को बेटा सारी कहानी समझ आ गई होगी। बाकी बेटा वेक्टर अलजेब्रा की जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे की क्लास में डिटेल में, सो डोंट वरी, ठीक है। बने रहिए आप लोग तब तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।